रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 15। नक्श और पार्थ दोनों फिदा की तरफ भाग गए थे क्योंकि वह गिरने को हो गई थी। नक्श जल्दी से स्टेज पर गया और उसने फिदा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन अचानक से फिदा को ऐसा लगा कि उसके पेट में कुछ हुआ है और उसकी चीख निकल गई। पार्थ एक पल क्यों रुक गया। आराधना भी रुक गई। कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए और जो दोनों जज थे, चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, वह भी उस तरफ गए और जो वॉलंटरी कर रही थी लड़की, वह भी फिदा की तरफ भागी। नक्श ने फिदा को संभाल तो लिया था और उसे गिरने से बचा लिया था, लेकिन फिर भी वह चीख पड़ी थी। लेकिन क्यों? पार्थ ने जल्दी से उसकी वह साड़ी का पल्ला हल्का सा हटाकर देखा तो खून निकल रहा था। खिंचाव होने की वजह से टाँके खुल गए थे बिल्कुल, और पार्थ को पता था कि सिर्फ यहाँ पेट के पास नहीं खुले, वह नीचे तक जाकर खुल गए हैं। उसने जल्दी से फिदा को अपनी गोद में उठाया और दोनों अध्यक्ष और प्रिंसिपल से बोला, आप कंपटीशन को आगे करिए। उसके बाद वो से लेकर आगे की तरफ जाने लगा। फिदा ने कसकर अपना पेट पकड़ लिया क्योंकि उसे तकलीफ हो रही थी। वैशाली को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने उसे तकलीफ दे दी थी, इस बात का उसे सुकून था। आराधना भी उसके साथ थी। वो सब गाड़ी में बैठे और अस्पताल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद हॉस्पिटल डॉक्टर ने जब फिदा को इस तरीके से देखा तो वह हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत फिदा को इमरजेंसी में भेजने के लिए कहा। उन्होंने फिदा को इमरजेंसी में भेजा। वो बिल्कुल चिल्ला रही थी क्योंकि उसके टाँके खुल गए थे और बाहर की हवा उसके ऑर्गन्स को परेशान कर रही थी। उन्होंने जल्दी से फिदा का हाथ पकड़ा ताकि वो उसे एनेस्थीसिया दे सके, लेकिन फिदा अपने हाथ पैर को चला रही थी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर नेगी को लेकर आइए प्लीज। एक नर्स बाहर गई और उसने कहा, मिस्टर नेगी क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, प्लीज अपनी वाइफ को संभाल लीजिए। एनेस्थीसिया नहीं ले रही है, यानी इंजेक्शन नहीं लेंगे तो ठीक नहीं होगा। पार्थ जल्दी से फिदा के पास आया और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, फिदा शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। फिदा ने कहा, दर्द हो रहा है। उसके बाद वह अपने पैरों को आगे मारने लगी। पार्थ ने उसका चेहरा अच्छे से पकड़ लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उसे दे दिया। अचानक से फिदा का बोलना भी बंद हो गया और उसकी आंखें भी बंद हो गई। पार्थ ने उसके चेहरे को हिलाया और फिर डॉक्टर ने कहा, अब आप जा सकते हैं, हम प्रोसीजर को पूरा कर देते हैं। पार्थ वहां से बाहर की तरफ आ गया और बैठ गया। अचानक से उसके स्टिचेस कैसे खुल गई, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी, और उसने कहा, मैं एक बार कॉलेज जा रहा हूँ। नक्श ने कहा, तुझे कॉलेज क्यों जाना है? पार्थ ने कहा, देखने की क्या हुआ था। नक्श ने कहा, क्या फायदा देखने का, वहां पर परफॉर्मेंस चल रहा है, जो भी हुआ होगा वो कब का हो गया होगा, बाद में जाना अब। पार्थ वहां पर बैठा रहा और फिर बस फिदा के होश में आने का वेट करने लगा। डॉक्टर ने टीचर्स को भी कॉल कर दिया। फिदा को बेहोश इसलिए किया गया क्योंकि पेट से नीचे आते आते उसको ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए उसे बेहोश करना ज्यादा जरूरी था। रात के वक्त फिदा को होश आया और उसने कहा, मैं तो हार गई ना। पार्थ ने कहा, कोई बात नहीं। फिदा ने कहा, मुझे जीतना था। पार्थ ने कहा, हर बार जीतना अच्छी बात नहीं होती है फिदा, कभी कभी हारना भी होता है क्योंकि एक हार के पीछे हमारी हजारों जीत छुपी होती है। फिदा ने कहा, लेकिन यह मेरा फर्स्ट कंपटीशन था और मैं ये हार गई। पार्थ ने इस पर उसे सूप पिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं फिद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हारो या जीतो, इस कंपटीशन में तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। जरूरी तो नहीं कि तुम हार जाओगे तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम हारी हुई लड़की हो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। फिदा ने इस पर कहा, लेकिन गलत हुआ, किसी ने जानबूझकर किया, पक्का शायद वह चाहता था कि मैं डांस के वक्त गिर जाऊं, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी कि डांस के बाद गिर रही थी, लेकिन शायद मेरी भी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं गिर ही गई। पार्थ ने कहा, इट्स ओके, और जो भी है मैं देख लूंगा। फिदा ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है पेट पर। उसने बहुत जोर के मारा। पार्थ ने कहा, किसी ने नहीं मारा। फिदा ने कहा, पर मुझे लग रहा है। पार्थ ने कहा, बताओ कहाँ लग रहा है। उसके बाद उसने उसका हॉस्पिटल ड्रेस हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया तो फिदा ने कहा, क्या कर रहे हो? पार्थ ने कहा, देख रहा हूं। फिदा ने कहा, मैंने अपने इनर नहीं पहने। पार्थ ने कहा, तो क्या हो गया, चलो दिखाओ। उसके बाद उसने उसका गाउन ऊपर कर दिया। फिदा ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। वो उसके स्टिचेस को देखने लगा जो कि बिल्कुल नए हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से दर्द करने लगे थे। पर डॉक्टर ने इस बार कहा था कि ये स्टिचेस जल्दी खुल जाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम अब ज्यादा बड़ी नहीं है।
पार्थ ने अच्छे से फिदा को देखा और कहा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिदा ने कहा, पर दर्द हो रहा है। पार्थ ने कहा, तो बताओ मैं क्या करूं? फिदा ने कहा, किस करो? पार्थ ने कहा, क्या? फिदा ने कहा, क्या क्या कर रहे हो? मैंने क्या आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांग ली? जो इस तरीके से क्या बोला है आपने? किस हितों को मांगा है? वह भी नहीं कर सकते। पार्थ ने कहा, तो उसके लिए गाउन क्यों उठाया तुमने? उसके बाद उसने उसे नीचे किया, उसके चेहरे के पास आ गया और उसके चेहरे को पढ़कर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी फिदा ने कहा, अगर होठों पर मांगा होता तो मैं गाउन क्यों उठाती? पार्थ ने कहा, तो और कहाँ होता है? फिदा ने कहा, जहां मुझे चोट लगी है। पार्थ ने कहा, कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो रही हो तुम? फिदा ने कहा, तो आप इस तरीके से मेरे पास आने कोशिश क्यों कर रहे? वही करवाऊंगी तो थोड़ा पास आओगे। पार्थ ने उसका चेहरा पकड़ा और उसके चेहरे से अपना चेहरा मिलाते हुए बोला, जब टाइम आ जाएगा तो सब कर लूंगा, सब कुछ, और अपना ये फालतू का दिमाग मत चलाओ मेरे सामने। आधी रात का वक्त, हॉस्पिटल। फिदा इस वक्त सो रही थी और पार्थ सोफे पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी, उसकी आंखें कसी हुई और लाल थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और पार्थ की नजर दरवाजे की तरफ गई। नक्श अंदर आया और उसके पास आ गया और कॉफी का कप उसने टेबल पर रखा, जिस पर हल्की सी आवाज हुई और पार्थ ने कहा, आवाज क्यों कर रहे हो? नक्श ने कहा, सो रही है वह, कोई बात नहीं, क्या सोचा तूने? पार्थ ने कहा, किस बारे में? नक्श ने कहा, सुशांत, किरण और वैशाली, इन तीनों को तुझे क्या करना है? क्योंकि इन तीनों के अलावा भी बहुत है, पर फिलहाल इन तीनों को ठिकाने लगाना है तुझे, सोच ले क्या करना है। उसके बाद वो घुट करके काफी का सिप पीने लगा तो पार्थ ने कहा, थोड़ा शांति से नहीं पी सकते, वो सो रही है। नक्श ने कहा, वही तो, सो रही है, कुछ नहीं होगा। पार्थ ने कहा, अगर वो उठ गई ना, तो देख लेना। उसके बाद उसने आराम से बिना किसी शोर के अपनी कॉफी को उठाया और उसे अपने होठों से लगा लिया। नक्श ने कहा, जब से वापस ठीक हुई है, तेरा पजेसिवनेस और ऑब्जेसिवनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ नहीं गया इसके लिए? मतलब पहले जैसा था उससे ज्यादा बढ़ गया है। पार्थ ने कहा, अपनी इश्क के लिए पजेसिव नहीं रहूंगा तो फिर क्या आपके इश्क के लिए रहूंगा? पार्थ की बात सुनकर नक्श ने कहा, कंट्रोल कर इसे। पार्थ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा इश्क कभी कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि मेरे ऑब्सेशन में फिदा कंट्रोल हो कि आगे से। नक्श ने कहा, जो तूने सोचा है, क्या वो सही है? इसके लिए तू इसे सच में सबसे दूर कर देगा? पार्थ ने कहा, हाँ मैं दूर कर दूंगा इसे सबसे, पर उससे पहले इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। नक्श ने कहा, ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में तो उसे हमेशा के लिए दूर कर रहा है खुद से। तुझे पता है ना कि यह अगर तेरे से दूर हो गई तो क्या होगा? पार्थ ने कहा, ये जिंदा रहेगी और खुश रहेगी। उसके बाद उसने खड़े होकर खिड़की को बंद कर दिया जहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और फिदा के चेहरे के छोटे छोटे बाल खड़े हो रहे थे। उसे ठंड लग रही थी और पार्थ ने जाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट को उड़ा दिया और उसके माथे को चूम लिया। सुबह का वक्त, जब फिदा को होश आया तो उसने हर जगह देखा, कोई भी कमरे में नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आराधना एक नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आए। फिदा ने कहा, तू क्यों लेकर आए? तकलीफ होगी? आराधना ने कहा, कैसी तकलीफ होगी? मुझे नहीं होगी और मुझे काम करना है, मेरा बच्चा एक्टिव रहेगा इससे। उसके बाद वो ट्रे लेकर अंदर आ गई और पीछे से शायरी भी आ गई और शायरी का साड़ी का पल्लू पकड़े हुए वामिका भी आए। वामिका ने कहा, कैसी हो मामी? गुड मॉर्निंग। फिदा ने कहा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? वामिका ने कहा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मम्मी ने बताया कल आपके साथ एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। किसने किया? मैं उसकी कमर तोड़ दूंगी। फिदा ने कहा, आप मेरे लिए फाइट करोगे? वामिका ने इस पर अपने आर्म्स को दिखाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं डेली दूध पीती हूँ, वह भी 2 टाइम। मेरे पापा कहते हैं कि दूध पीने से बहुत स्ट्रांग बनते हैं। फिदा ने कहा, आओ मेरे पास। वामिका ने कहा, मम्मी कह रही है कि आपको तकलीफ होगी, अगर आप मुझे गोदी में लोगी तो, पर मुझे आपकी गोदी में आकर बैठना है। फिदा ने कहा, आ जाओ, मैं बिठा रही हूं ना आपको, मैं आराम से बैठाऊंगी। उसके बाद वो बेड पर चढ़ गई। शायरी ने कहा, थोड़ा ध्यान से बैठना। उसने उसे डांटा नहीं क्योंकि सामने से फिदा ने अप्रोच किया था। फिदा ने उसे अपने पैर पर बिठा लिया। उसे हल्का सा दर्द हुआ क्योंकि वामिका का वजन थोड़ा सा ज्यादा था उसकी उम्र के हिसाब से, लेकिन वह कह रही थी कि बच्ची है और उसने सारा का सारा वजन अपने एक पैर पर ले लिया था क्योंकि दूसरे पैर की तरफ से स्टिचेस जा रहे थे और वहां नहीं बैठा सकती थी उसे।
वामिका ने कहा, मैं आपको अपने हाथों से नाश्ता कराऊं। फिदा ने कहा, कराक। उसके बाद वामिका ने अपने हाथों से पोहे को चम्मच में लिया और उसे फिदा को खिला रही थी और फिदा प्यार से खा रही थी। वहां पर शायरी और आराधना भी थे और वह दोनों भी अपना नाश्ता कर रहे थे। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिदा अपने हाथों से वामिका को भी खिला रही थी और वह खुश हो रही थी और उसने कहा, अब आप जल्दी जल्दी ना ठीक हो जाओ क्योंकि मुझे आपके साथ बहुत सारे गेम्स खेलने हैं। फिदा ने कहा, हाँ जरूर। उसके बाद उसने उसके सर को प्यार से सहलाया। थोड़ी देर में वहां पर पार्थ आ गया और बोला, नाश्ता हो गया। शायरी ने कहा, तू क्यों आ गया घर से यहाँ पर? तू पूरी रात ना सोया और तू 2 घंटे में आ गया यहाँ पर। पार्थ ने सोचा थोड़ी देर के लिए। पार्थ ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद वो फिर आपके पास आया और उसे देखते हुए बोला, और कैसा लग रहा है? डिस्चार्ज करवा दे या फिर अभी एक दिन और रहना है? फिदा ने कहा, नहीं नहीं, कर दो डिस्चार्ज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पार्थ ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसने उसके माथे को चूम लिया। तो वामिका ने कहा, मुझे भी किसी करो। पार्थ ने इस पर उसके बालों को किस कर दिया और कहा, मैं डिस्चार्ज पेपर बनवा रहा था। उसके बाद पार्थ ने फिदा को डिस्चार्ज करवा दिया और शाम के 4 बजे के आसपास वो सब घर पर थे। पार्थ कॉलेज नहीं गया था। फिदा की तबीयत खराब होने के बाद उसकी काफी छुट्टियां लग रही थी कॉलेज में और सारे स्टूडेंट भी हैरान थे वो फिदा के लिए इतनी छुट्टियां ले रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीत रहा था और यहाँ किरण कहीं गायब हो गया था। पार्थ ने उसे ढूंढने की कोशिश करी तो उसे पता चला कि किरण कुछ समय के लिए इंडिया से भाग गया है। शायद उसे पता चल चुका था कि पार्थ और पार्थ के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो कुछ समय के लिए खुद को छुपाने के लिए दूसरी कंट्री भाग गया था। लेकिन पार्थ को पता था कि एक न एक दिन ये बिल्ला अपनी बिल में वापस जरूर आएगा और उस वक्त वो उसकी माया सिखाएगा। टाइम भी था। फिदा के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स अच्छे से हो गए और वह काफी खुश हो गए। उसके स्टिचेस खुल गए और वह बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे हो गई थी। एक दिन कॉलेज में सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15-20 दिन की छुट्टियां चल रही थी और इन छुट्टियों में वो स्टार्टिंग के 10 दिन अपने घर पर रहकर आ गई थी। आराधना का हल्का हल्का पेट बाहर आ गया था और अब हर किसी को पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। आराधना को इस बात की खुशी थी कि अब वो अगला सेमेस्टर घर में आराम से बिता सकती है। नक्श ने भी आराधना को कह दिया था कि वह ये सेमेस्टर अपनी पढ़ाई घर पर ही बैठकर कर ले और जब तक उसके एग्जाम का टाइम आएगा तब तक बच्चा भी दुनिया में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिदा बिल्कुल ठीक हो गई थी और एग्जाम के चक्कर में पार्थ बिल्कुल भी उसके पास नहीं आ रहा था। वो बस कमरे में आता था तो रात को सोने के लिए वो कॉलेज से आते स्टडी रूम में जाता था। वहीं पर उसका डिनर जाता था और वह बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करता था और बाकी के नोट्स को रेडी करता था। रात के लगभग 12 बजे के पास वो कमरे में आता था और तब तक को फिदा सो जाया करती थी और वो सुबह 5 बजे उठ जाया करता था और अपने काम को वापस करने लगता था। फिदा जब तक सोकर उठती थी तब तक वो बिल्कुल नहा धोकर तैयार होता था और इन दिनों में फिदा को बिल्कुल भी पार्थ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल क्योंकि उसे भी अपने कॉलेज के सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करने का टाइम निकालना होता था। और जैसे ही लास्ट एग्जाम हुआ था पार्थ उसे उसके घर पर छोड़ आया था ताकि वो अपने भाई के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके क्योंकि उसका भाई कुछ दिनों बाद वापस दुबई जाने वाला था क्योंकि उसके काफी छुट्टियां लग गई थी और जब वह आया था उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी हॉलीडे शुरू हो गई थी। तो उसने सोचा कि इस बार में हॉलीडेज दुबई में नहीं बल्कि यही इंडिया में ही निकालेगा और उसकी हॉलीडेज ओवर होने को हो गई थी। पार्थ की अभी भी कॉलेज में छुट्टी नहीं हुई थी। टीचर अभी नहीं जा रहे थे। पार्थ भी अभी नहीं जा रहा था क्योंकि पार्थ ने ही टीचर्स को बुलाया था और कहा था कि नेक्स्ट सेमेस्टर के नोट्स वो एडवांस में बनाकर रखे ताकि आगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई इमरजेंसी छुट्टी लेनी पड़ जाए तो कम से कम स्टूडेंट का काम तो नहीं छूटेगा क्योंकि इस सेमेस्टर में यूथ फेस्टिवल भी चल रहा था और इसी वजह से सिलेबस को आधा काट दिया गया था और उसे आगे वाले सेमेस्टर में ऐड कर दिया गया था। और इस सेमेस्टर में हर एक बच्चे के ऊपर लोड आने वाला था एग्जाम की वजह से और इस बार लगभग कुछ बच्चों को छोड़कर सारे के सारे पास हुए थे और पार्थ को खुशी थी कि उसके सारे स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास हुए थे। कुछ दिनों में रिजल्ट भी आउट होने वाला था। आज उसका काम जल्दी हो गया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 10:30 बज रहे थे। वह खड़ा हुआ और कमरे की तरफ बढ़ गया। सब इस वक्त अपने अपने कमरे में सो रहे थे और फिलहाल कॉरिडोर में अंधेरा सा था। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो बिल्कुल हैरान हो गया। वो कमरे में लगभग 5-6 घंटे बाद आ रहा था।
वो 4 बजे के आसपास आया था और फटाफट अपना लंच करके वहां चला गया था स्टडी रूम में, और स्टडी रूम में ही बैठकर उसने अपना डिनर किया था। इसलिए उसे नहीं पता कि 5 घंटे में स्टडी रूम से बाहर पूरे घर में क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। कमरे को गुलाब की पंखुड़ियां से और छोटी छोटी रंग बिरंगी मोमबत्तियां से सजाया हुआ था। बेड पर भी गुलाब के पंखुड़ियां से हॉट शेप बनाया हुआ था और पूरा कमरा जगमगाया हुआ था, और कमरे का टेम्परेचर इतना ठंडा किया हुआ था कि किसी के भी एकदम से घुसने पर कप कपी छूट जाए। पार्थ की भी छूट गई और उसने कहा, ये लड़की कहाँ गई? फिदा, फिदा कहाँ हो? तभी उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। पार्थ बालकनी की तरफ जाने लगा तो उसने देखा ब्लैक कलर की साड़ी जो कि काफी गॉर्जियस थी, बैकलेस ब्लाउज जिसकी एक मोटी सी डोरी थी, एग्जैक्ट किसी बो की तरह, और बिल्कुल भी बाजू नहीं थी। नेट की वो साड़ी का पल्लू जो एक तरफ हवा की वजह से उड़ा जा रहा था, और फिदा ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन एक तरफ आगे क्या हुआ था? पार्थ का गला सूखने लगा उसे इस तरीके से देखकर, और उसने कहा, ये सब क्या है फिदा? पार्थ की इस बात पर फिदा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने राइट लेग को हल्का सा ऊपर नीचे उठाया, जिस पर पार्थ की नजर नीचे गई क्योंकि वहां पर उसने पायल बांधी हुई थी, अच्छी खासी मोती जो कि छन छन की आवाज कर रही थी। पार्थ ने कहा, ये सब क्या है? फिदा खुद इस पर पलट गई तो न्यूड कलर की लिपस्टिक, गले में मोतियों की माला। अब जाकर पार्थ ने उसकी कमर पर थोड़ा ध्यान दिया था। उसने कमरबंद पहना हुआ था, हाथों में छोटे छोटे बैंगल्स, गले में सिर्फ उसने मोतियों की माला के साथ साथ मंगलसूत्र भी पहना था। मांग में सिंदूर था, बाकी और कोई भी ज्वेलरी उसने नहीं पहनी थी। कान में वी शेप इयररिंग्स थे। फिदा ने कहा, आज आप जल्दी आ गए, मुझे लगा कि शायद आज आप नहीं आएंगे, रात को मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ा पीछे की तरफ बेंड हो गई, जिस पर उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा नीचे की तरफ सरक गया और उसका क्लीवेज साफ साफ नजर आने लगा। पार्थ ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और कहा, क्या करने के बारे में सोच रही हो? फिदा ने कहा, वही जो आप कभी नहीं सोचते। उसके बाद उसने अपने आगे किए हुए बालों को बिल्कुल पीछे की तरफ कर दिया, किसी सांप की फनकार की तरह, और वापस मुड़ गई और चांद को देखते हुए बोली, चांदनी से लिपटी रात है, दिल में एक ख्वाहिश की बात है, तारे भी हैं गवाही देने को, बस उसकी मोहब्बत का इंतजार है। मेरा दुल्हन सा 16 श्रृंगार, उसकी बाहों में सिमटने की चाहत है। चांदनी की लिपटी रात है, दिल में एक ख्वाहिश की बात है, तारे भी हैं गवाही देने को, बस उसकी मोहब्बत का इंतजार है। मेरा दुल्हन सा 16 श्रृंगार, उसकी बाहों में सिमटने की चाहत है। एक रात उसकी बाहों में, मेरा सुहाग, मेरी मोहब्बत की सौगात है। पार्थ का दिल न जाने क्यों लेकिन फिदा की इस लाइन से एकदम से धड़क उठा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और उसे हल्का सा सहलाया और कहा, तुमने कमरे का क्या हाल बनाया है फिदा, सोना नहीं है? फिदा ने इस पर जो पीछे उसकी साड़ी का पल्लू था उसे दूसरी तरफ से आगे किया और अपनी साड़ी के अंदर घुसाते हुए बोली, आपको ये सजावट देखकर क्या लगता है कि सोने के लिए किया या फिर कुछ और करने के लिए किया? और फिर उसने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर पीछे देखने की हल्की सी कोशिश करी और फिर वापस आगे की तरफ देखा। उसकी इस लाइन पर पार्थ ने गहरी सांस लेकर छोड़ दी और फिर कहा, मुझे कल कॉलेज भी जाना है। फिदा ने कहा, तो चले जाना, किसने रोका है? मुझे थोड़ी जाना है, मैं तो जाग सकती हूँ पूरी रात। अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो मत जाना, पर यह रात तो मत छोड़ो। पार्थ ने इस पर अपने हाथों को पेंट की जेब से बाहर निकाला और फिर उसकी तरफ आया और धीरे धीरे अपने उन नशे से उभरते हुए हाथों को उसके पेट पर रखने लगा और अपने हाथों को उस पर चलाना शुरू किया, जिस पर एक लंबी आह फिदा ने ली और पार्थ ने एकदम से उसकी नाभि के पास आकर अपने हाथ का प्रेशर बनाया और दबा दिया। सीधा बिल्कुल उसकी तरफ दब गई और अपने सर को उसने पीछे की तरफ उसके कंधे पर कर दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। पार्थ ने कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं कल कॉलेज ना जाऊं? फिदा ने अपना दूसरा हाथ उठाया और पार्थ के चेहरे पर रखा और उसे हल्के हल्के सहलाते हुए बोली, आपकी मर्जी, जाना ना जाना आपकी मर्जी है, लेकिन आज की रात की मर्जी वो मेरी चलेगी। और फिर उसने एक उंगली से उसके चेहरे को एक्सप्लो करना शुरू किया। पार्थ ने उस पर उसकी उंगली को अपने दांतों में दबाते हुए कहा, गलत कर रही हो बहुत। फिदा ने इस पर पार्थ के हाथों पर हल्के हल्के अपने हाथों को चलाना शुरू किया जो कि उसके पेट पर थे और उसकी उंगलियों से बाहर की तरफ से अपनी उंगलियां इंटरलॉक करी और फिर हल्के हल्के पार्थ के हाथों को ऊपर लेकर आए और फिर अपने दिल के पास लाते हुए बोली, अब बताओ क्या ये रात गलत होगी? पार्थ ने कहा, तुम 20 साल की हो लेकिन हरकतें 25 साल की लड़की की तरह कर रही हो। फिदा ने इस पर कहा, और आप हो 25 साल के लेकिन कर 20 साल के लड़के की तरह हरकत कर रहे हो।
उसके बाद वह हाथ को और भी ऊपर ले गई और अपने गले पर उसे चलाने लगी खुद से ही। पार्थ ने कहा, जब खुद से ही करना है सब कुछ तो मैं सो जाता हूँ। मेरे हाथों का इस्तेमाल भी तुम सामने से करो। फिदा ने इस पर उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से में बोली, एक तो इतनी मेहनत करो, इतना संजो अपने पति के लिए और ऊपर से पति ऐसी ऐसी बातें बोलेगा ना तो मूड ऑफ हो जाएगा मेरा। इतनी मुश्किल से अपना मूड ऑन किया है मैंने और आप छोड़ो। उसके बाद वो कमरे के अंदर जाने लगी तो पार्थ ने कहा, जा रही हो? फिदा को लगा कि वो आएगा और उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लेगा, लेकिन उसने तो सवाल किया, कहा? फिदा ने कहा, जहन्नुम में। उसके बाद वो आगे की तरफ बस एक कदम रखने ही वाली थी कि तभी पार्थ ने दोबारा सवाल किया, क्या जहन्नुम में? मैं आ जाऊंगा। तुम्हें लगता नहीं कि थोड़ा जल्दी हो गया है? उसके बाद पार्थ ने अपने होठों को उस पर रख दिया और फिर हल्का हल्का राउंड घुमाने लगा। फिदा ने इस पर मुड़कर कहा, मुझे सताना बंद कीजिए और सो जाओ जाकर, मैं जा रही हूं कहीं और, यहां नहीं रह सकती मैं। उसके बाद वह बाहर जाने लगी। इस बार पार्थ मुड़ गया और उसे उसकी लचकती हुई कमर को देखने लगा जो कि किसी सांप की तरह थी और लेफ्ट राइट होते होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था ठुमक ठुमक कर चल रही है। पार्थ ने आवाज लगाई, ये ठुमकहें ठुमक कर, मेरी ठुमक रानी कहाँ जा रही है? फिदा ने कहा, कहाँ ना जहनुम में। पार्थ ने कहा, लेकिन जहनुम का रास्ता वहां किधर है? वह तो कमरे से बाहर जाने का रास्ता है। फिदा ने कहा, तो आप बता दीजिए कहाँ है? और फिर वो अपनी कमर पर हाथ रखकर पलट गई। पार्थ ने कहा, ये बालकनी का रास्ता है, कूद जाओ पहुंच जाओगे जहनुम में। फिदा ने कहा, मतलब आपको लगता है कि मैं मरने के बाद जहनुम जाऊंगी? पार्थ ने कहा, तुम्हें जाने की लगी है तो जहनुम नहीं जाओगे ना, वरना स्वर्ग जाओगी। फिदा ने कहा, ठीक है कूद जाती हूँ। उसके बाद वह आगे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी पार्थ ने उसके पेट पर हाथ रख लिया और उसे रोक दिया। फिदा के हाथ एकदम से खड़े हो गए उसकी ठंडी छुअन से और वह उसकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करने लगी और कहा, कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो अपनी बातों में? पार्थ ने इस पर अपने हाथों को सरका कर उसकी कमर पर किया और दबाव बनाया, जिस पर फिदा हल्का सा उसकी तरफ झुक गई और पार्थ ने कहा, अगर तुम्हारे साथ सीरियस हो गया तो स्टूडेंट के साथ ओवर सीरियस होना पड़ेगा और यह उनके साथ जत्ती होगी। तो नहीं, मैं सीरियस नहीं हूं, आई एम जस्ट जोकिंग माई गर्ल। और उसके बाद वह अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लेकर जाने लगा। फिदा अपना चेहरा पीछे करने लगी। पार्थ ने अपना हाथ आगे ले जाकर उसकी गर्दन पर रख दिया और उसे पर हल्का सा दबाव बनाया और कहा, कितना पीछे लेकर जाओगी? अगर ज्यादा करोगे तो तुम्हारी यह मंडी टूटकर नीचे गिर जाएगी, फिर मुझे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसके चेहरे पर हल्का सा झुक गया और कहा, वैसे ही माहौल की रात, ये बिस्तर काफी खूबसूरत है। उसके बाद वह अपना दूसरा हाथ उसके हिप से थोड़ा नीचे लेकर गया और उसे हल्का सा ऊपर उठा दिया ताकि उन दोनों का चेहरा इक्वल डिस्टेंस पर आ जाए। फिदा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और कहा, हाँ तो ना करो। पार्थ ने इस पर अपना हाथ उसकी कमर से हटाया और एक ही हाथ पर उसे एडजस्ट किया। फिर उन्होंने एक हाथ उसके कंधे पर रख लिया ताकि वह गिर ना जाए। पार्थ ने कहा, जहां पहले हाथ था वहां रखो। फिदा ने कहा, गिर जाऊंगी। पार्थ ने कहा, भरोसा नहीं है। फिदा ने इस पर अपनी जीभ को बाहर निकाला और अपने सूखे हुए होठों पर चलाया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह पार्थ को सिड्यूस कर रही है और फिर उसने वापस उसके चेहरे पर हाथ रखे। पार्थ ने कहा, ये जीभ क्यों निकाली? फिदा ने इस पर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पार्थ ने अपना चेहरा उसके गर्दन के करीब लेकर गया और गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोला, मैंने कहा अपनी जीभ क्यों बाहर निकली? आर यू ट्राइंग टू सेड्यूसिंग मी? फिदा ने इस पर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया, दोनों की नाक आपस में टकराए और फिर दोनों के लब आपस में टकराने को हुए। तभी फिदा ने उन्हें अपने दांतों में दबा लिया और धीरे से बोली, नहीं मैं क्यों करूंगी, आप तो मेरे हो, तो मुझे अपने पति को सीड्यूस करने की क्या जरूरत आन पड़ी? पार्थ ने इस पर उसे नीचे उतार दिया और उसके कंधे को पकड़ा और उसे पीछे की तरफ करने लगा। फिदा अपने कदमों को पीछे लेने लगी, जिस पर उसके पायलों की आवाज और भी ज्यादा शोर करने लगी और कमरे को मदहोश करने लगी। उसने हिल्स पहनी हुई थी, उसकी भी आवाज आ रही थी और हाथ में जो ब्रेसलेट पहना हुआ था और उसमें हल्का सा घुंघरू बना हुआ था, वह भी शोर करने लगा। फिदा के हाथ इस वक्त उसके कंधे पर थे और पार्थ के हाथ भी फिदा के कंधे पर थे। उसने उसे वॉशरूम के गेट से लगा दिया और कहा, नहीं मुझे तो लगता है कि बहुत जरूरत है पति को सिड्यूस करने की। शादी को जब 7-8 महीने हो जाए,
मतलब कहा जाए कि लगभग 1 साल होने को हो और तब भी अगर पति पास ना आए तो सीड्यूस करना तो बनता है, ताकि पति अपने पत्नी के करीब जाए और उस शादी को पूरा करे। फिदा ने कहा, मेरा पति कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है, इसीलिए करीब नहीं आता। पार्थ ने कहा, इसमें ओवर स्मार्ट वाली बात कहां से आ गई? और फिर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके गर्दन पर अपनी जीभ को चलाना शुरू किया। फिदा इसमें बिल्कुल बहक उठी और उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी हो गई। उसके दांत किटकिटाने लगे, होंठ फड़फड़ाना लगे। पार्थ ने देखा नहीं था, लेकिन उसे एहसास तो था। उसने अपने हाथों को उसके निचले होंठ पर रखा और उसे हल्का सा दबा दिया, जिस पर फिदा ने अपनी आंखों को बंद किया और पार्थ ने उसके चेहरे को वापस नीचे नॉर्मल पोजीशन पर किया और अपने दोनों हाथों को हल्के से उसके पेट पर रखा और दबा दिया। ऐसा लगा जैसे फिदा की हड्डियां चटक गई है। पार्थ ने अपने हाथों को हलचल को ऊपर लेकर आया और फिर उसके सीने को भी हल्का सा दबा दिया। फिदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालने लगी। पार्थ ने अब अपने हाथों को उसके चेहरे पर सरकाया और उसके सारे बिखरे हुए बालों को कान के पीछे किया और उन दोनों के लबों को आपस में मिलाया। फिदा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और अपने हाथों को उसके कंधे से सरकाते हुए ऊपर उसके बालों में ले गई और उसके बालों को खींचने लगी और पार्थ उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए बस चूमे ही जा रहा था और अपने हाथों को उसकी कमर पैर फिसलाते हुए उस पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जा रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और पार्थ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिदा ने कहा, इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं। पार्थ ने इस पर उसे नीचे उतार दिया और कहा, 1 मिनट रुको। और उसके बाद वो क्लोजेट में गया। फिदा सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ और वह जाकर बेड पर बैठ गई क्योंकि उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा बिखर गया था और वह उसे ठीक करने लगी। तभी पार्थ अपने साथ कुछ लेकर आया। उसके हाथ में छोटा सा बॉक्स था। फिदा ने कहा, यह क्या है? पार्थ ने कहा, है कुछ। उसके बाद उसने उसे खोलकर फिदा को दिखा दिया। उसके अंदर पायल थी और जो उसने पायल पहनी थी उससे काफी ज्यादा सुंदर और भारी थी, जो कि ज्यादा शोर करने वाली थी। पार्थ अपने घुटने पर आ गया और उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के ऊपर रख लिया। फिदा ने कहा कि क्या कर रहे हो, ऐसे पति पत्नी के पैर को नहीं छूते। पार्थ ने कहा, चुप करो, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। उसके बाद उसने उसके पहले पायलों को उतारकर एक तरफ रख दिया और फिर अपनी लाई हुई पायलों को उसने उसके दोनों पैरों में बारी बारी पहनाया और उसके पैरों को अपने चेहरे के करीब लाकर उन्हें चूम लिया, जिस पर फिदा ने अपनी आंखों को बंद किया और जैसे बाहर से हल्का सा हवा का झोंका आया और फिदा की सारे बाल पीछे की तरफ हो गए। पार्थ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को उसके दोनों साइड बेड पर दबा दिया। फिदा की आंखें अभी भी बंद थी। तभी उसे पार्थ के होठों का स्पर्श अपने माथे पर हुआ। फिदा ने अपने निचले होठों को दबाना शुरू किया और पार्थ ने उसके माथे से अपने होठों को नीचे की तरफ सरकाया और उसके बिंदी वाली जगह, नाक पर, उसके होठों के ऊपर, फिर दोनों होठों पर, चीन पर, गले पर, गले से नीचे कॉलर बोन और धीरे धीरे वो क्लीवेज तक आया। फिदा की सांस अटक गई और उसने गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। उसने तुरंत पार्थ को हल्का सा धक्का दिया, जिस पर वह नीचे गिर गया। उसके बाद वह हल्का सा मुस्कुराई और वापस बालकनी की तरफ भाग गई और अपने हाथों का चलाकर उसने बालकनी की रेलिंग पर लगाया क्योंकि उसका दिल 1000 गुना स्पीड से धड़क रहा था और शोर मचाया जा रहा था। उसने अपने एक हाथ को उठाया और अपने दिल पर रख दिया और उसे हल्का हल्का सहलाने लगी। पार्थ वापस उसके पास आया और हल्के से उसके पेट पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसे से ऊपर की जगह नीचे की तरफ ले जा रहा था और उसकी साड़ी के ऊपर ही अपना हाथ चला रहा था और उसकी कमर पर अपने होंठ रख दिए। फिदा ने अपने चेहरे को पीछे की तरफ किया हुआ था और पार्थ उसके गले पर उसे किस कर रहा था। वो पूरी शिद्दत से उसे चूम रहा था और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर जोड़ लिया था और पार्थ ने उसके दोनों हाथों को अपने पीछे लाकर अपनी कमर पर रख दिया और फिदा ने अपने हाथों की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर दिया और उसने फिदा की कमर पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करी और उसका जो बो शेप का डोरी था उसे धीरे धीरे खोलने लगा। फिदा के कंधे अपने आप उचके और वह हल्का हल्का अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने लगी, जिस पर पार्थ के होंठ नीचे से ऊपर उसके होठों की तरफ जा रहे थे। उसने उसके होठों को अपने होठों में लेकर दबा लिया और उसके गले में अपने हाथों को फंसाया और उसे अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच लिया और उस बो को पूरा खोल दिया और एक ठंडी हवा की लहर उसकी कमर को छूकर गई और फिदा तुरंत उसके गले लग गई। पार्थ ने कसकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। पार्थ ने अपनी नजरों को उठाकर चांद को देखा। फिदा उसकी शर्ट के ऊपर से उसकी कमर को ऊपर से नीचे सहला रही थी और पार्थ ने उसके इनर के हुक को भी खोल दिया और फिदा का ब्लाउज और उसका वह इनर ढीला पड़ गया।
फिदा ने इस पर अपने आप को पूरी तरीके से मोड़ लिया और पार्थ ने उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसके पैरों के पास अपना हाथ लेकर गया और उसे उठा लिया। फिदा ने अपने हाथों को रेलिंग पर रख दिया। उसे विश्वास था कि पार्थ उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर छोड़ देता तो वह सीधा नीचे जाकर गिरती। पार्थ उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ा और फिदा बिल्कुल रेलिंग के ऊपर खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कनें काफी तेज बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखों को खोलकर नीचे देखा। गर्दन में उसके पैर आधे से भी ज्यादा रेलिंग से बाहर थे, लेकिन पार्थ ने उसकी कमर को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। ऐसे कैसे उसे गिरने दे सकता था। उसने उसकी कमर पर अपने होंठ रखे और एक कर्ट की लहर उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गई और फिदा अपने अंगूठे और पैर की उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ने लगी और उन्हें हिलाने लगी। हवा की वजह से उसकी हल्के हल्के पायल शोर कर रहे थे। पार्थ ने उसकी उम्र को पकड़कर पैरों के पास आया और अपने चेहरे को आगे की तरफ करके पैर के अंगूठे को चूम लिया। फिदा ने उसके बालों में अपने हाथों को फंसाया और पार्थ ने उसे एकदम से अपनी बाहों में उठाया। फिदा ने कहा, अब नहीं रुका जाएगा। पार्थ ने कहा, अब और मैं रुकने भी नहीं वाला। उसके बाद वो उसे सीधा कमरे में लेकर गया और बिस्तर पर पटक दिया। धीरे धीरे कमरे का माहौल इंटेंस और रोमांटिक होते जा रहा था। फिदा बस उसे देख रही थी और पार्थ ने अपनी शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर फिदा के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने अपने आप को पलट दिया। तभी उसे अपने कंधे पर पार्थ का हाथ महसूस हुआ और उसे अपने ऊपर पार्थ महसूस हुआ। उसने सिसकियां लेना शुरू कर दिया और पार्थ ने उसे बिल्कुल अपनी तरफ पलट दिया। वो दोनों बिल्कुल एक तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, वो दोनों लगभग पूरी तरीके से एक हो चुके थे। बस वह लास्ट स्टेप दोनों का अभी तक बचा हुआ था और आज फुल लास्ट स्टेप को भी पार्थ कोई तरीके से खत्म कर देने वाला था। फिदा के स्टिचेस खुल चुके थे और उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इन सब चीजों में पार्थ ने अपनी शर्ट को पूरी तरीके से निकाल दिया था और उसके ऊपर आ गया था। फिदा बिल्कुल सीधी हो गई और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे चलाने लगी। तभी उसकी नजर उसके हाथों पर गई। फिदा ने कहा, कभी कभी मुझे आपका ये टैटू मेरी सौतन लगता है। पार्थ ने कहा, क्या सौतन, क्यों? फिदा ने कहा, ये हमेशा आपसे चिपक कर रहता है 24 घंटे 24/7। पार्थ ने कहा, तो तुम ही चिपक जाया करो। फिदा ने कहा, मैं भी चिपकने के लिए रेडी हूं, लेकिन कोई ना, 1 सेकंड का ही सही, लेकिन टाइम तो आएगा जब एक होंगे। लेकिन ये टैटू सच में कभी कभी इतना अट्रैक्टिव लगता है और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, तभी आपने इसे अपने आप से चिपका लिया। पार्थ ने कहा, कुछ भी मत बोलो, मैंने इससे शादी करी क्या? फिदा ने इस पर उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखे और पार्थ ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा रखा और उसे चलाते हुए बोला, बताओ, शादी तो मैंने तुमसे की। फिदा ने कहा, लेकिन चिपक कर तो ये घूम रहा है। उसके बाद पार्थ के होठों उसे अपने सेंसिटिव पार्ट पर महसूस होने लगे। पार्थ ने अपने दांतों से उसके इनर को और ब्लाउज को निकाल दिया था और उसे चूमने लगा था। वह काफी मदहोश होकर उसे चूम रहा था। फिदा ने गहरी गहरी आहें भरना और सिसकियां लेना शुरू कर दिया था और साथ में उसके बालों में अपने हाथों को फंसाया। उसने करवट बदल दी तो पार्थ ने कहा, अगर इस तरीके से बार बार मुंह मोड़ोगी तो मुझे प्यार तो मेरे टैटू से होगा ना? फिदा ने कहा, आपको दर्द नहीं हुआ था जब आपने टैटू किया था? पार्थ ने कहा, हुआ तो बहुत था और आज भी होता है कभी कभी, अगर कोई इस पर चोट मार दे या कभी स्क्रैचेस पड़ जाए। फिदा ने इस पर हल्का सा अपना चेहरा घुमा कर कहा, और मैंने तो कितनी बार स्क्रैचेस किया है, तो आपने बताया क्यों नहीं? पार्थ ने कहा, तब मुझे वह स्क्रैचेस काफी मीठा लगता है। उसके बाद उसने उसके कान के पास चूम लिया और वापस से सीधा किया। वो दोनों ऊपर से बिल्कुल नेका थे और पार्थ ने उसे चूमना शुरू किया। फिदा ने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया और वह आवाज निकालने लगी। पार्थ ने कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं सच में। उसके बाद उसने उसके पेट पर निशाना बनाया और वहां पर भी उसे चूमने लगा। वह भी काफी शिद्दत से चूम रहा था। रात गहरी हो रही थी और वह दोनों एक दूसरे के प्यार में धीरे धीरे खो गए। कपड़े उन दोनों के बदन से धीरे धीरे फिसलकर जमीन की शोभा बढ़ा रहे थे। पार्थ उसके पैरों के पास से चलाने लगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए और अपने हाथों से उसके बदन को सहलाने लगा, जिस पर उसका पूरा बदन ठंडक से भर गया। वैसे ही कमरे में ऐसी चल रही थी और पार्थ के ठंडे हाथ ऐसा लग रहा था कि वह बर्फ की ढेली पर लेटी हुई है। बात बिल्कुल उसके पास आया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। तभी फिदा की आंखों से आंसू की बूंदें बाहर की तरफ आने लगी और उसके मुंह से चीख निकलने लगी। पार्थ ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और अपने आप को उसके अंदर समाने लगा। फिदा की आंखें बिल्कुल बाहर आने को हो गई थी
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। इतना दर्द उसने कभी नहीं अपनी जिंदगी में नहीं सहा जितना आप उसे प्यार में मिल रहा था। उसने पार्थ के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे हल्के से दबाने लगी ताकि पार्थ थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन पार्थ स्लो नहीं हुआ, वह धीरे धीरे वाइल्ड होता रहा। उसने उसको पूरी तरीके से अपने आप से चिपका लिया और अपने ऊपर कर दिया। फिदा ने उसके टैटू को हल्के से टच किया और उसे वहां पर चूम लिया और फिर उसके होठों पर जाकर वहां पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसके गले से लग गई। धीरे धीरे रात ढल रही थी। चांद बादलों में छुपकर धीरे धीरे गायब हो रहा था। कमरा और भी ज्यादा ठंडक पैदा कर रहा था और मदहोशी का आलम तो वहां पहले से ही था, लेकिन वह और भी ज्यादा गहराई में जा रहा था। सुबह का वक्त, पार्थ का कमरा पार्थ उठ चुका था, लेकिन फिदा की हालत उठने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पार्थ ने उसे उठने वाली हालत छोड़ा ही नहीं था। वो दर्द में सिसकियां लेती हुई और उसके चेहरे पर दर्द भी साफ झलक रहा था। पार्थ कॉलेज के लिए तैयार हो चुका था। उसने शर्ट के बटन को अच्छे से बंद किया और फिर फिदा के पास आया और एक कुर्सी खिसका के जाकर उसके पास बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि वह इस तरीके उसे उठाएगा तो वह धक्का देगी और वह नीचे गिर जाएगा। इसलिए उसने इस बार अपना इंतजाम पहले से ही कर लिया था। वो बैठकर और उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, फिदा उठो, बस बहुत हो गया, बहुत सो चुकी। फिदा इस पर हल्के से करवट लेने को हुई, लेकिन उसका दर्द इतनी ज्यादा था कि उसको करवट लेने में भी दिक्कत हुई और वो बोली, मैं उठने की हिम्मत में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं मर जाऊंगी। कितना दर्द दिया आपने मुझे पिछली रात। मुझे लगा जेंटल रहोगे, लेकिन आप तो, अगर मुझे पता होता कि आप ऐसे करोगे तो मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करती और ना ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। पार्थ इस पर उसके चेहरे के पास आ गया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, फिदा बस उठ जाओ अब। फिदा ने कहा, नहीं ना, मैं बोल रही हूं ना कि नहीं उठाना, सिर्फ मेरी जबान चल सकती है, हाथ पैर चलने के कंडीशन में नहीं है। पता नहीं आराधना ने नक्श जीजू को किस तरीके से झेला होगा। पार्थ ने इस पर खुद पर गुरूर करते हुए कहा, उसने इतना नहीं झेला होगा, क्योंकि जिस तरीके का प्यार मेरा है वह नक्श भाई का तो नहीं हो सकता है। फिदा ने इस पर हल्के से अपनी गर्दन को मोड़कर और अपनी आंखों को छोटा करके उसे देखा और बोली, तो आपने क्या किया मेरे साथ, बोलो। उसके बाद वह उठने को हो गई। पार्थ ने उसे सहारा दिया और उसे अच्छे से बैठा दिया। पार्थ ने कहा, नक्श का सिर्फ 2-3 महीने का था, मेरा 6-7 महीने हुआ था, तो मेरे में टाइम ज्यादा लगता। अब उसने 2 घंटे में छोड़ दिया होगा आराधना को, लेकिन मैंने तो पूरी रात। फिदा ने कहा, आपकी एनर्जी तो आपके अंदर है, आपकी कहीं नहीं है। मेरे सारा शरीर दुख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फीवर हो गया है। उसके बाद वह वापस देखने को हुई तो पार्थ ने कहा, लेटे मत रहो, काम नहीं करना क्या तुम्हें। फिदा ने कहा, कितने गंदे हो, यहाँ पता है इतनी बुरी कंडीशन में हूँ और काम की पड़ी है, मैं जाकर आपकी मम्मी को बताती हूँ। पार्थ ने कहा, हर बार मेरी मम्मी कहाँ से आ जाती है बीच में। फिदा ने कहा, तो और क्या करूं बताओ, और क्या करूं, इतना गंदा दर्द हो रहा है। उसके बाद वह अपने हाथों को दबाने लगी। पार्थ ने कहा, मसाज कर दूं। फिदा ने तुरंत अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप तो टच ही मत करना मुझे, वरना टच करने के बहाने कहीं फिर से इंटरकोर्स ना करो। मम्मी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मम्मी। वो मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। पार्थ को उस पर हंसी आ रही थी। वो बेड पर आकर बैठ गया और उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, तो ये दर्द फर्स्ट टाइम में सबको होता है। फिदा ने कहा, पर मुझे लगता जिंदगी भर जब भी पास आएंगे मुझे हर बार होगा। पार्थ ने कहा, शायद मेरे केस में तो होगा, लेकिन हर बार का तो नहीं कह सकता। स्टार्टिंग में अभी और 4-5 बार तो पक्का होगा और ऐसा ही होगा। उसके बाद धीरे धीरे कम होगा और फिर तुम इस प्यार की आदी हो जाओगे और जिस दिन मैं नॉर्मल हो गया उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिदा ने कहा, तो उस चीज को एहसास करने के लिए आपने फर्स्ट टाइम में इतना क्यों किया। मम्मी मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी। पार्थ ने कहा, मम्मी को याद करने से दर्द खत्म हो जाएगा। फिदा ने कहा, लेकिन मम्मी को याद करने से थोड़ा सहारा मिलता है, मम्मी मम्मी, मेरी मम्मी। पार्थ उसके मुंह से मम्मी मम्मी सुनकर हंस रहा था और वो बोला, बस करो फिदा, आओ गर्म पानी में थोड़ी देर बैठ जाओ, अच्छा लगेगा शरीर को। फिदा ने उसे घूर घूर कर देखा, लेकिन पार्थ ने उसे फिर भी गोद में उठा लिया। उसे पता था कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। अब फिदा ने उसे अट्रैक्ट किया, ऊपर से 7-8 महीने की कसर पूरी करना था, तो ये सब होना लाजमी था। वो उसे लेकर वॉशरूम में आ गया और फिर उसे बाथरूम में लेटाया
तो बिल्कुल फिदा चिल्ला पड़ी क्योंकि ठंडा था पानी। पार्थ ने कहा, रुको रुको, मैं फटाफट से गर्म करता हूँ, सॉरी। उसके बाद उसने पानी का टेम्परेचर चेंज कर दिया और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया और पैरों के पेट को भी ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया ताकि वह ज्यादा ना भीगे, और वो जमीन पर आकर बैठ गया। बाथरूम में जो गीजर था उसको उसने ऑन कर दिया। फिर अच्छे से धीरे धीरे पानी गुनगुनाऊंगा और फिर तेज गर्म हुआ, लेकिन वो तेज गर्म पानी भी उसे अच्छा लगा। इस वक्त फिदा की बॉडी पर पार्थ की एक शर्ट थी। पार्थ ने उसे धीरे से निकाल दिया और अब वो बिल्कुल बिना कपड़ों के पानी के अंदर चले गए। जैसे वो गर्म पानी फिदा की बॉडी को छू रहा था, उसे काफी अच्छा लग रहा था और रिलैक्स फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जन्नत मिल गई है। लगभग आधे घंटे तक पार्थ उसके साथ वॉशरूम में था और उसके बाद वो उसे टॉवल में लपेटकर बाहर लेकर आया और फिर क्लोजेट में जाकर उसके कपड़े लेकर आया और फिर उसे पहना दिया। फिदा को अभी भी दर्द रहा था और उसने बिठा दिया और कहा, रेस्ट करो, ठीक है, मैं नाश्ता यही भिजवा दूंगा। फिदा ने अपना सर हिलाया और पार्थ वहां से नीचे की तरफ चला गया। उसे काफी हंसी आ रही थी। वह नीचे की तरफ आ गया। उसको देखकर लग नहीं रहा था कि उसने कुछ किया होगा पिछली रात। ऐसा लग रहा था कि उसकी नींद बहुत अच्छे से हो गई है, या यूं कहें कि उसे कुछ ज्यादा ही अच्छी नींद मिल गई, जबकि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं मिली थी। वो तो सुबह उठकर तुरंत जिम चला गया और फिर जाकर नहाकर कॉलेज के लिए रेडी हो गया था। वो नीचे आ गया और उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप प्लीज फिदा के लिए नाश्ता कमरे में भेज देना। रूबी जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना उसकी? पार्थ ने कहा, हाँ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। रूबी जी ने कहा, अब क्या हो गया उसे, ये लड़की की तबीयत कैसे बिगड़ जाती है हमेशा? पार्थ ने कहा, बस बिगड़ गई। रूबी जी ने कहा, तूने कुछ, क्या होगा? पार्थ ने इस पर धीरे से कहा, हाँ मेरी वजह से हुआ। रूबी जी ने सुन लिया और उसे घूर कर देखने लगी और फिर उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। आज पहली बार उसे काफी दिनों के बाद पार्थ काफी हैप्पी लग रहा था और उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि एग्जैक्टली फिदा के साथ हुआ क्या है। और उसने कहा, बेटा थोड़ा कम कर लेता, पर तेरे से मैं उम्मीद नहीं रख सकती किसी अच्छी चीज की। मैं देखने जा रही हूँ उसे। उसके बाद वो कमरे में चली गई। पार्थ ने मुड़कर कहा, एक तो आपका काम आसान कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। रूबी जी ने मुड़कर उसे देखकर कहा, क्या आसान काम किया? पार्थ ने कहा, आपको जल्दी दादी बना दूंगा। रूबी जी इस पर रुकी और पलट गई और बोली, बड़ी मेहरबानी, तेरा भाई ऑलरेडी लाइन पर है तो कितनी भी जल्दी कर ले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रुक जाता, थोड़ा बदतमीज लड़का। उसके बाद वह वहां से ऊपर की तरफ चली गई। पार्थ ने कहा, मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। एक तो मैंने पूरी रात अपने आप को उसके अंदर बिजी रखा है, ऊपर से मेरी माँ को बिल्कुल भी कदर नहीं है। हैप्पी हो जाती कि हाँ मेरा बेटा कितना अच्छा है, मुझे दादी बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं, इन्हें बस नक्श दिखता है। कभी कभी लगता है कि मेरा भाई नहीं है, मेरा सौतन है। उसके बाद वह आगे की तरफ चला गया, तभी उसको एक फोन आ गया। वह कॉलेज से था। उसने उसे पिक कर लिया और उसके कदम धीरे हो गए और रूबी जी फिदा के पास आ गई थी और उससे बात करने लगे। फिदा ने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। रूबी जी पर हंस भी रही थी और उसे उस पर तरस भी आ रहा था। पार्थ ने उसे पर जरा भी रहम नहीं दिखाई थी। तभी बाहर एक धमाका सा हुआ। फिदा और रूबी जी बिल्कुल हैरान हो गए। वो तुरंत बालकनी की तरफ आ गए। फिदा के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन पता नहीं उसके अंदर हिम्मत आ गई। उसे ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वह आगे की तरफ गई। यहाँ दूसरी तरफ आराधना और नक्श वह भी तुरंत उस तरफ गए और वह सारे के सारे बालकनी की तरफ गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।